हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन। करंट अफेयर्स अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स हैं। एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैं तो अपनी बेस्ट ट्राई करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं, जिसमें मैं अच्छा खासा टाइम भी लगाती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। तो अब मैं एक्सपेक्ट तो आपसे जरूर करूंगी कि आप लाइक का बटन जरूर दबाएंगे और वीडियो एंड तक पक्का देखेंगे। एंड तक नहीं देखेंगे बिल्कुल यूजफुल नहीं होगा। आप 4-5 क्वेश्चन देख के बोर हो गए हो और आप वीडियो छोड़ देते हो। करंट अफेयर्स में मुझे पता है थोड़ा सा ऐसा होता है कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, सभी कंपेटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो इंटरेस्ट अपने आप बन जाता है कि जब ये पता हो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी फुल है, सच में फुल है। आप खुद देख लेना, खुद वीडियो देख के आपको ये पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर एक वीडियो 60 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर करवा दे, थोड़ी सी देर का वीडियो पूरा आप देख लो, 60 करंट अफेयर्स के पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। तो मेरे को लगता है आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। तो आप वीडियो देख लीजिए, बट प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी पक्का करिएगा, और विद्या गुरु के चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है आप लोगों को, क्योंकि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं पक्का आपको बेनिफिट होने वाला है। ऐसे वीडियोस हम डालते ही रहेंगे, और बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो और बेनिफिट, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करते हैं बच्चों, आइकन बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। बेल आइकॉन प्रेस करने से नोटिफिकेशन आते हैं सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के, जब भी विद्या गुरु नया वीडियो अपलोड करेगा। अब मैं स्टार्ट करूंगी पहले क्वेश्चन से, तो अब आप लोग फोकस हो जाइए, मिस नहीं कर सकते हो आप एक भी क्वेश्चन। ये वीडियो हिंदी मीडियम में है, बायलिंगुअल सेशन है। अगर आप इंग्लिश का कंप्लीट इंग्लिश का सेशन देखना चाहते हो, आपको हिंदी नहीं समझ में आती है, तो स्विच टू द कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन। दैट इंग्लिश मीडियम सेशन इज शॉर्ट primarily for our South Indian students, is short primarily for our students from North East India. प्लीज अगर आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं है, देन स्विच टू द कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन। पहला क्वेश्चन, विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट मोर, न्यू चीफ कमिश्नर सुशील चंद्रा जो है वो 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। आपको ये याद रखना है नाम, क्योंकि आपको पता है ये एक इंपॉर्टेंट रैंक है जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी होगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर 24वें नंबर के सुशील चंद्रा। अब साथ ही साथ यहां पर न्यू इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, साथ ही न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी भी बनाए गए। तो आईएएस काडर के हैं, ये बात ठीक है। अजय सेठ जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं न्यू इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, न्यू इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। और न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी जो बनाया गया है वो तरुण बजाज को बनाया गया है। आगे अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज डे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। प्लीज सुनिए ध्यान से, जब कोई वर्ल्ड हेरिटेज डे बोलता है तो समझिए आपको याद कराने के लिए बोल रहा होगा, क्योंकि उसको आप ज्यादातर जब लिखा हुआ देखोगे तो आप उसको इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स लिखा हुआ देखोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब दोनों ही मिल जाते हैं लिखे हुए। अगर एग्जाम में कुछ भी आ जाए, मॉन्यूमेंट्स, हेरिटेज, आप याद कर लोगे कि ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसका थीम मुझे इंपॉर्टेंट लगा, थीम आपको याद रखना चाहिए, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। तो डाइवर्स फ्यूचर की बात की जा रही है, कॉम्प्लेक्स पास्ट की बात की जा रही है, तो हेरिटेज की बात की जा रही है। हेरिटेज डे 18 अप्रैल वाला। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका थीम इस बार का था रिस्टोर आवर अर्थ। अब ठीक है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। अच्छा, हीमोफीलिया एक बीमारी है, आप लोग जानते होंगे। जब ब्लड क्लॉट करना बंद कर देता है, अगर आपको चोट लगती है, ब्लड थोड़ी देर के बाद अपने आप क्लॉट कर जाता है, सूख जाता है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। हीमोफीलिया में प्रॉब्लम ही यही होती है ना कि ब्लड, अगर हीमोफीलिया वाला प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, सूखेगा ही नहीं, बहता जाएगा, माइनर इंजरी होगी तो भी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो वो हीमोफीलिया है। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है, और जो उसका थीम रखा गया वो था अडैप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। अडैप्टिंग टू चेंज, sustaining care in a new world।
वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को। अब 24 अप्रैल वाला ना ये जो पंचायती राज डे है, ये तो हमें वैसे ही याद होगा क्योंकि हम इसके बारे में बहुत सुनते आते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज डे, एक्चुअल में नेशनल पंचायती राज डे 2010 में पहला पंचायती राज डे मनाया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी। अब पंचायती राज डे 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 1993 को पंचायती राज जो एक्ट है उसे लागू किया गया था। अगर आपको ना याद आ रहा हो, पंचायती राज, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, 3 टियर सिस्टम, जिसमें जो सबसे बेसिक कड़ी वो गांव है, बीच वाली ब्लॉक होती है, ब्लॉक, तालुका, पंचायत समिति। आपने ये सिविक्स में, पॉलिटी में पढ़ा होगा। और इससे ऊपर वाला लेवल जिला परिषद होता है। तो गांव है, ब्लॉक है और जिला है, तो वो 3 लेवल्स वाला। पार का डिस्ट्रीब्यूशन, पार का डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज नहीं कर रहे हैं, केंद्रित नहीं कर रहे हैं, पार को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। तो 73वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 था, अगर आपको याद हो तो। लेकिन हम कह रहे हैं 24 अप्रैल 1993 को इसको लगाया जाता है कि इट केम इनटू फोर्स, ऐसा कहा जाता है। तो 24 अप्रैल 1993 की वजह से ही 24 अप्रैल को 2010 से पंचायती राज डे की तरह हमने मनाना शुरू किया। अब इतनी कहानी सुन के आपको पक्का पंचायती राज जो है याद हो जाएगा कि पंचायती राज पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में लगाया गया था। आपको यह भी याद होगा। तो पंचायती राज डे 24 अप्रैल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन। अब सार्थक है ये, और सार्थक का फुल फॉर्म भी है कुछ। सार्थक एक्चुअल में ना मीनिंगफुल एब्रीविएशन बनाना चाहते हैं शायद, इसीलिए जबरदस्ती कहीं से आर ले आते हैं कि आप टीचर्स में से आर निकाल लो। लेकिन फिर भी आप पढ़ो, फुल फॉर्म पढ़ो। एस स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स है यहाँ पे, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। एच स्टैंड्स फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ए एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। क्यू का मतलब क्वालिटी एजुकेशन है। तो अब पूरा पढ़ते हैं। सार्थक का जो फुल फॉर्म है वो है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ये सार्थक का फुल फॉर्म है। अब मैं बात करूं कि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री में एजुकेशन मिनिस्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो रमेश पोखरियाल निशंक ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री वही है जिसे पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री कहा जाता था, बाद में ये एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दी गई। तो इस एजुकेशन मिनिस्ट्री में यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं। एक बात ये, मैं जब कह रही हूं इसे इन्होंने सार्थक लॉन्च किया है, तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सार्थक का फुल फॉर्म क्या है या सार्थक किसके लिए लॉन्च किया है, तो वही ये 2 पॉइंट जो है आपकी इन क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं कि सार्थक का फुल फॉर्म स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन है, ये सार्थक है। और दूसरा मैंने बोला था कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन, सार्थक का ही इंप्लीमेंटेशन की बात यहां पे हो रही है, स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है। लेकिन ये किसके तहत हम कह रहे हैं, मतलब लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ व्हाट? तो हम कह रहे हैं इट वाज लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। कुछ वीडियो पहले, 1 या 2 वीडियो पहले लगभग मैंने ये बात आपसे शेयर की थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 साल आज़ादी के हो गए हैं, तो हम उसके पार्ट की तरह ही सार्थक को लॉन्च कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको नरेंद्र मोदी जी सब डिस्कस कर लिया था हमने, और हमने कहा था आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो उसके तहत ही सार्थक लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन आने वाला है, आप खुद समझ पा रहे हो। आप जिस भी सोर्स से करंट अफेयर्स कलेक्ट करते हो आपको ये पता चल जाएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, आप देख लेना। अब ECLGS लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए आप पक्का से, क्योंकि ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में कुछ बात तो मैंने वहां भी की थी, तो आप जरूर देखना वो वीडियो। आपको बेनिफिट वो भी उतना ही करेगा जितना ये वाला वीडियो, ये वाला शायद थोड़ा और ज्यादा करेगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एक्सटेंडेड टू स्पेशल मेंशन अकाउंट्स 1 लोन्स। पहले
इसको यहां तक बढ़ा दिया गया है, मतलब अब ये SMA1 लोन्स जो हैं ये भी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का ही पार्ट बन जाएंगे। एक मिनट, पहले SMA का फुल फॉर्म था स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। स्पेशल मेंशन अकाउंट्स आर दोज विटनेसिंग स्ट्रेस कैन बिकम NPAs। स्पेशल मेंशन अकाउंट्स कह रहा है वो अकाउंट्स होते हैं जो अभी स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, जो स्ट्रेस में है, जो विटनेस कर रहे हैं स्ट्रेस, मतलब लोन की किस्त वापस नहीं आ रही है। आसान भाषा में हम ऐसी बात कर रहे हैं कि लोन पे नहीं हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है उन अकाउंट्स में और जल्दी ही मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाएंगे, वो SMAs हैं। फिर मैं कह रही हूं SMA 0 की कैटेगरी किसकी है? जो लोन पे नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम कुछ डेज के अंदर उनको स्पेशल मेंशन अकाउंट्स के तहत डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि एक SMA 0 है, अगर कोई 1 से 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर रहा है, चाहे आप प्रिंसिपल की बात करो या इंटरेस्ट की बात करो, लोन रीपे करना पड़ता है ना, तो अगर लोन नहीं रीपे हो रहा है और इसको ना होते हुए 1 to 30 डेज हुए हैं, तो हम कह रहे हैं SMA 0 की कैटेगरी है ये, वो अकाउंट SMA 0 अकाउंट है। SMA 1 अकाउंट भी रखा गया है, 31 से 60 दिन के बीच में SMA 1 वाला अकाउंट है। SMA 2 की भी कैटेगरी है, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स 2 की कैटेगरी जो है वो 61 to 90 डेज वाले, ये तो थोड़े ज्यादा ही खतरनाक वाले अकाउंट्स हो गए ना, तो ये 61 to 90 डेज वाले SMA 2 की कैटेगरी में रखे जाएंगे, क्योंकि कितना टाइम हो गया लोन रीपे नहीं हो रहा है। SMA 2 की जो कैटेगरी है वो तो बहुत ऊपर वाली हो गई। नया सेक्टर इंक्लूड किया गया है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंदर, वो है हेल्थ केयर। केवी कामत कमेटी के अनुसार, मतलब केवी कामत कमेटी जो है उसके सजेशन पे 26 जो है स्ट्रेस्ड सेक्टर्स थे, उसके अलावा एक और स्ट्रेस्ड सेक्टर ऐड किया गया, वो हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर 26 में किस अलावा, मतलब 27 बोलोगे अब आप, ये नहीं कि 26 में इंक्लूड हो गया, अपार्ट फ्रॉम लिखा है, प्लीज रीड ध्यान से करिए कि 26 के अलावा 27वां अब हेल्थ केयर जोड़ दिया गया है स्ट्रेस्ड सेक्टर्स के अंदर केवी कामत कमेटी के अनुसार। फिर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है SMA 1 लोन्स में और फ्रॉम हेल्थ केयर एंड 26 स्ट्रेस सेक्टर्स, 26 स्ट्रेस सेक्टर्स या फिर हेल्थ केयर में हम कह रहे हैं जो अकाउंट्स इन स्ट्रेस सेक्टर्स में SMA 1 पर पहुंच गए थे, SMA 1 लोन्स पर पहुंच गए थे, SMA 1 स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 की कैटेगरी में आ गए थे, उनको भी लोन मिल सकेगा, हम ये कह रहे हैं, क्योंकि पहले इनको लोन नहीं देते थे, अब SMA 1 को भी लोन दिया जा सकेगा, किसके तहत? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत। तो ये बात हो रही थी। केवी कामत कमेटी भी इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में किस नए सेक्टर को ऐड किया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब टोटल कितने सेक्टर्स हो गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। SMA 0, 1 और 2 ये कैटेगरीज भी इंपॉर्टेंट है, पक्का एक एक चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। मेरे को जहां तक याद आ रहा है, मेरे को किसी ने बताया भी कि कुछ स्टूडेंट्स भी थे, कुछ उनके बीच में कंफ्यूजन भी थी, जो कमेंट्स में भी लिख रहे थे और पूछ भी रहे होते हैं वैसे मेल्स करके स्टूडेंट्स। तो आपको मैं बताऊं यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, इतने क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के पास इसके ऊपर, ध्यान से सुन लेंगे तो कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। पहली बात, अगर आप पहला पॉइंट देखो तो यहां पे 100 मेगावाट की बात हो रही है, नीचे वाले की बात करूं तो यहां पे 600 मेगावाट की बात हो रही है। अगर आप शब्द ध्यान से देखो तो दोनों ही कम अप वाली बात हो रही है। तो आप कहोगे ये तो अभी बने ही नहीं है, आप कहानी पढ़ाए जा रहे हो। मैं बिल्कुल कहानी नहीं पढ़ा रही हूं, एक्चुअल में रामगुंडम तेलंगाना वाला जो फ्लोटिंग पावर प्लांट है, ये सोलर पावर प्लांट जो है अभी इसी महीने, मतलब ये कहा जा रहा है कि 1 महीना लगभग लगेगा, इस महीने के एंड तक या नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा और जब आप एग्जाम देने जाओगे 1-2 महीने बाद, तो ये कम अप नहीं रह जाएगा, ये केम अप बन जाएगा। तो इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट अभी जब मैं पढ़ा रही हूं तो ये बिल्कुल कंप्लीशन के कगार पे खड़ा है। 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। तो अगर अब आप लार्जेस्ट याद करोगे इंडिया का, तो अभी तक तो तेलंगाना वाला रामगुंडम ही है।
समझ रहे हैं? इस महीने के एंड तक आप जब वीडियो देख रहे हो, अप्रैल 2021 की बात हो रही है या नेक्स्ट मंथ तक ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अब इसको ही लार्जेस्ट बोलो। अब दूसरी बात चलते हैं, जो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, ये 600 मेगावाट का है। पहले आप वो देखो ना, जरा डिफरेंस तो देखो, वो 100 मेगावाट है, वो 600 मेगावाट का होगा। लेकिन जो मैं कह रही हूं, ये ओमकारेश्वर डैम जो है नर्मदा नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बनने वाला है। इसके लिए भी टाइम बताया जा रहा है कि ये 2 साल इसमें लगभग लग जाएंगे। जो मैं कह रही हूं वो ध्यान से सुनिए ना, मैं ये कह रही हूं, देखिए खांडवा, एमपी, जो भी मैंने नीचे लिखा है सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं पढ़ा रही हूं, लेकिन जो मैं डिफरेंस बता रही हूं वो ये है कि ये अभी बिल्डिंग फेज में है। अभी फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये वाला नहीं बन जाता है इंडिया का लार्जेस्ट, अभी रामगुंडम ही आप याद करके चलोगे। 2 साल बाद जब वो बन जाएगा तब हम नया वीडियो बनाएंगे और तब हम आपको दोबारा से ये पढ़ाएंगे कि ओमकारेश्वर डैम अब अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट बन गया है तो इंडिया का लार्जेस्ट तो होगा ही ना। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट टू कम अप एट ओमकारेश्वर डैम, और ये ओमकारेश्वर डैम नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नर्मदा की बात करते हैं जब हम, तो मोटे तौर पर मध्य प्रदेश की ही बात करते हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट जानना चाहें, बहुत प्रिसाइज पढ़ना चाहें, तो वो खंडवा है। अगला क्वेश्चन, अब एक और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। टोटल ऑफ रुपीज 14,500 करोड़ इन्फ्यूज्ड इन। अच्छा, अगर गवर्नमेंट पैसा दे रही होती है, कुछ बैंक्स में पैसा डाल रही होती है, तो बैंक की हालत बहुत अच्छी तो नहीं होती है, आप ये खुद ही समझ पाते हो। तो जब मैंने नीचे वाला जो लोएस्ट पॉइंट, नॉट अंडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, तो ये सारी की सारी चीजें पहले आप ध्यान से पढ़ना। 14,500 करोड़ गवर्नमेंट देने वाली है इन 4 बैंक्स को जो यहां पे लिखे गए हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 4,800 करोड़ डालेगी, इंडियन ओवरसीज में डालेगी 4,100 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया में डालेगी 3,000 करोड़ और यूको बैंक में डालेगी 2,600 करोड़। लेकिन फिर मैंने ये कहा है कि पैसे तो इन्फ्यूज कर रही है गवर्नमेंट, तो इसका मतलब जो ऊपर वाले 3 है ना, मतलब 4 में से जो 3 है ना, वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आते हैं। लेकिन जो चौथा, मतलब बैंक ऑफ इंडिया, सीक्वेंस में नहीं लिखा है लेकिन आप समझो ना, बैंक ऑफ इंडिया जो है वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर नहीं आता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में स्ट्रेस्ड बैंक्स, बहुत सारे एनपीएस लेके बैठे हुए वाले बैंक्स जिनकी हालत खराब है, वो वाले बैंक्स आते हैं। गवर्नमेंट पैसा दे रही है ताकि अपनी जो कंडीशन है वो थोड़ी अच्छी कर लें ये लोग। तो कह रहे हैं कैसे दे रही है, वाया जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। अच्छा, 1 मिनट, पूरा अगर बढ़ा दूं कि ये बॉन्ड्स क्या है वो 2 मिनट बताती हूं। पहले आप ये देख लो कि इनकी भी मैच्योरिटी होगी। जो ये बॉन्ड्स है जिनके थ्रू गवर्नमेंट बैंक्स में पैसा लगा रही है, उनकी कोई मैच्योरिटी होगी ना बिटवीन 2031 से 2036। कोई 31 में, कोई 32 में, कोई 33 में, कोई 34 में मैच्योर हो जाएगा ना। तो 31 से 36 के बीच में इनका मैच्योरिटी है। किनके मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं? इन जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, इनकी मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। जीरो कूपन से समझिए कि ये नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स हैं, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स है। जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स मतलब, अगर अच्छा बॉन्ड्स भी नहीं पता, बॉन्ड्स का मतलब होता है हम लॉन्ग टर्म के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये हम कह रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स बॉन्ड्स होते हैं। अगर जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स की बात हम कर रहे हैं तो जीरो कूपन मतलब, जीरो मतलब इंटरेस्ट नहीं, तो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स हैं ये जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। अगर आपसे कोई पूछे ये किसके बारे में है, तो ये गवर्नमेंट पैसा इन्फ्यूज कर रही है इन बैंक्स में, इनके थ्रू। अगला क्वेश्चन देखिए, 3000-year-old lost golden city discovered in Egypt 18। अच्छा प्लीज सुनिए, इजिप्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। इनफैक्ट मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको फिर से इजिप्ट के बारे में कुछ पहले भी बताया था। आप वो खुद वीडियो देख के पता लगाओ क्या बताया था। तो अब मैं जो पढ़ा रही हूँ वो और इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में पूरी सिटी
गोल्डन सिटी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तरीके से बनाई हुई सिटी, 3000 साल पुरानी एक लॉस्ट गोल्डन सिटी इजिप्ट में डिस्कवर की है, मिली है, जिसका नाम एटन है। लेकिन जो मैं कह रही हूं वो उसको रिलेट भी कर पा रहे हैं अपने किसी फेरो से। फेरो मतलब उनका रूलर को वो फेरो बुलाते हैं, तो हम कह रहे हैं उनका फेरो 1391 से 1353 बिफोर क्राइस्ट बीसी की बात हो रही है, 1391 टू 1353 बीसी वाले टाइम का जो रूल है, जो एमेनहॉटप जो थे, एमेनहॉटप 3 रूलर का नाम है जो है, उसके समय को, एमेनहॉटप 3 के समय को वहां लिखा है, देखिए ध्यान से, द सिटी डेट्स टू द रेन ऑफ किसका रूल? एमेनहॉटप 3 का रूल जो है ये पढ़ाते हैं, कह रहे हैं ये जो सिटी है ये इनसे बिलोंग करती हुई नजर आ रही है, बिलोंग करती है, ये उनको ऐसा लग रहा है। जो अब क्या मिली है इनको? एक गोल्डन सिटी एटन, जो ये बता रहे हैं लगभग 3000 पुरानी गोल्डन सिटी। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब यहां पर ढेर सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की बात हम करने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले न्यू पीएम ऑफ साउथ कोरिया से। तो न्यू पीएम ऑफ साउथ कोरिया बढ़िया सी कंट्री है। साउथ कोरिया आप जानते हैं, नॉर्थ कोरिया बढ़िया बिल्कुल नहीं बोल रही हूं मैं, साउथ कोरिया ही बढ़िया बोल रही हूं, आप सही सुन रहे हो। तो साउथ कोरिया के नए जो प्रधानमंत्री, उनकी बात हम कर रहे हैं, तो किम बो क्युम जो है वो न्यू पीएम ऑफ साउथ कोरिया। प्रेसिडेंट जो है मून जे इन है, प्रेसिडेंट जो है साउथ कोरिया वो मून जे इन है, तो मून जे इन प्रेसिडेंट, और साउथ कोरिया के नए प्रधानमंत्री किम बो क्युम। सामिया सुलूह हसन, हंसना नहीं है नाम सुन के, तो ये सामिया सुलूह हसन जो है ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तंजानिया की। तो तंजानिया में अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है, तो सामिया सुलूह हसन जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं बोल रही हूं। कौन? सामिया सुलूह हसन। बार बार करती हूँ रिपीट, आप जानते हो आदत है मेरी, वो इसलिए कि आपको याद हो जाए वीडियो खत्म होने से पहले सारे के सारे क्वेश्चंस। आप पे पहले ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स का भार है, इसीलिए करंट अफेयर्स वीडियो के एंड तक याद हो जाए, मुझे शायद थोड़ा इससे अच्छा लगेगा आप अगर ध्यान से सुनो तो। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, वियतनाम के नए राष्ट्रपति गुयेन शुआन फुक। तो आप याद करिए, नाम थोड़े अजीब है, गुयेन शुआन फुक, बार बार फिर बोल रही हूं इसीलिए क्योंकि आपको याद हो जाए। अब वियतनाम के प्रधानमंत्री भी साथ साथ पढ़ लीजिए, क्योंकि जब कोई नया बनता है तो याद करना पड़ता है पक्का से। लेकिन मून जे इन नए की बात वहां नहीं हो रही है, नए की बात नीचे जहां पे न्यू लिखा है वहीं पे नए की बात हो रही है। तो न्यू पीएम ऑफ वियतनाम। अब ये फैम मिन और गुयेन शुआन फुक, याद रखिए दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वियतनाम के। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एआरसी का फुल फॉर्म एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता है। आरबीआई कमिटी ऑन फंक्शनिंग ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी गाइडलाइंस, सुदर्शन सेन कमेटी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि सुदर्शन सेन कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो आरबीआई की एक कमेटी है, सुदर्शन सेन के नाम पे सुदर्शन सेन कमेटी। तो हम कह रहे हैं ये सुदर्शन सेन कमेटी आरबीआई की एक कमेटी है जो किसका फंक्शनैलिटी देख रही है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है इसकी फंक्शनैलिटी और जो इसकी रेगुलेटरी गाइडलाइंस, आरबीआई रेगुलेटरी गाइडलाइंस ही तो निकालता है, रिव्यू ही तो करता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं? रेगुलेशंस, कंप्लायंस, ये सारा काम क्या है? आरबीआई का है। तो हम कह रहे हैं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैसे फंक्शन करेगी, इसको रिव्यू कर रहे हैं, इसकी रेगुलेटरी गाइडलाइंस को कौन करेगा? सुदर्शन सेन कमेटी। अब अगला पॉइंट देखिए, हेड ऑफ आरबीआई रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, हेड ऑफ आरबीआई रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 मतलब अब सेकेंड एडिशन की बात हो रही है, कोई चीज जिसके सेकेंड एडिशन की बात हो रही है, टू रिव्यू रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस। एम राजेश्वर राव कमेटी, जैसे सुदर्शन सेन कमेटी एक आरबीआई कमेटी थी, वैसे ही हम कह रहे हैं एम राजेश्वर राव
पहले तो एम राजेश्वर राव जो हैं वो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं। अब इन्हें और किसका हेड बनाया गया है? इन्हें हेड बनाया गया है आरबीआई के रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 का आरबीआई, और ये रिव्यू करेंगे। देखिए आरबीआई का काम है रेगुलेट करना, कंप्लायंस और रेगुलेशन जो है वो आरबीआई का काम है, तो उसी चीज को हम कह रहे हैं रिव्यू करने के लिए कमिटी है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0, ये कमिटी है और इसका हेड बनाया गया है एम राजेश्वर राव को। जो इसकी वैलिडिटी है, जो इसका ड्यूरेशन है, मतलब वैलिडिटी 1 ईयर के लिए इसका टेन्योर, जो 1 मई 2021 से स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट्स इन मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर ओग्रोसेना। अब ये शांतिर ओग्रोसेना की जब हम बात कर रहे हैं और वेन्यू जैसे ही मैंने बंगाबंधु सेनानी बस बता दिया, तो बंगाबंधु सेनानी बस बता दिया, तो बंगाबंधु बोलते ही अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख चुके हो तो बांग्लादेश आ जाएगा आपके मुंह पे पक्का से। तो बंगाबंधु सेनानी बस हम कह रहे हैं, बांग्लादेश वेन्यू था हमारी, मतलब जिस मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में हमने पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। हम पढ़ ही तो इसीलिए रहे हैं ना, क्योंकि इंडिया ने इस मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है और जिसका नाम है शांतिर ओग्रोसेना। शांतिर ओग्रोसेना 2021 इंडिया और किर्गिस्तान मिलिट्री काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, उसका नाम खंजर। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में मिलिट्री काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, और हम कह रहे हैं इसका वेन्यू बिश्केक, और बिश्केक कहाँ है? किर्गिस्तान में है। तो बिश्केक जो है, बिश्केक किर्गिस्तान में है। खंजर एक्सरसाइज थी इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। कैसी एक्सरसाइज थी? मिलिट्री काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन, अच्छा अब यहां से अब कुछ नहीं, बहुत सारी आज इंपॉर्टेंट किताबें पढ़ने वाले हैं। हाल फिलहाल किसी ना किसी तरह से ये न्यूज में थी, कुछ नई लिखी गई, कुछ न्यूज में थी, तो अब सबकी बात करेंगे वन बाय वन। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, इसका मतलब कोई क्रिकेटर की बात होने लगी तो सुरेश रैना का मेमोर है ये, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना। इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन, इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन बिमल जलान की किताब है। इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन बिमल जलान। अब बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, हामिद अंसारी की किताब है। हामिद अंसारी एक्चुअल में हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इसीलिए हामिद अंसारी आपको पढ़ने जरूरी है और इनकी किताब तो और ज्यादा जरूरी हो जाएगी। बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। अब जो हम किताब पढ़ रहे हैं वो है माय लाइफ एंड स्ट्रगल। माय लाइफ एंड स्ट्रगल ऑटोबायोग्राफी है फ्रंटियर गांधी की। जैसी मैं फ्रंटियर गांधी बोलूंगी, बहुत सारे बच्चे जो हिस्ट्री बड़े अच्छे से पता होगा जिनको, तो वो पहले से ही जानते होंगे कि फ्रंटियर गांधी कहते हैं अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान। अब ये आपको सुनने में आएगा कि इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। अब आप कहोगे ये किताब कहाँ से आ गई? अभी हाल फिलहाल इसे ट्रांसलेट किया गया है। माय लाइफ एंड स्ट्रगल को, जो फ्रंटियर गांधी की किताब है, अब्दुल गफ्फार खान की किताब है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है एक्चुअल में, तो हम कह रहे हैं इसको ट्रांसलेट किया गया है, इसीलिए किताब न्यूज में थी, आपको पता होनी चाहिए। माय लाइफ एंड स्ट्रगल। अगला क्वेश्चन, ऑथर ऑफ इंडियाज पार एलीट क्लास कास्ट एंड कल्चरल रेवोल्यूशन। इंडियाज पार एलीट, इंडियाज पार एलीट। अब पार की बात हो रही है तो क्लास की बात हो रही है, कास्ट की बात हो रही है, कल्चरल रेवोल्यूशन की बात हो रही है। संजय बारू की किताब है ये, तभी मैंने लिखा है वहां पर ऑथर ऑफ, ध्यान से पढ़िए। अब कुछ और बुक्स की बात करते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 1991, हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री, हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 1991, ये किताब याद रखिए। और ऑथर ऑफ द पॉपुलेशन मिथ
एक्चुअल में जो मैं ये बता रही थी संजय बारू की ही किताब है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी और इंडियाज पार एलीट भी। तो ऑथर ऑफ द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, एस.वाई. कुरैशी की किताब है। एक बार जल्दी से मैं बता दूं, शायद आप नहीं समझ पाए हो तो, संजय बारू की किताब है इंडियाज पार एलीट, क्लास, कास्ट एंड कल्चरल रेवोल्यूशन, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 1991, हाउ पीएम नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री, ये भी संजय बारू की किताब है। अदर बुक्स लिखा है वैसे मैंने, और जो नेक्स्ट मैं आपको पढ़ा रही हूं वो है एस.वाई. कुरैशी, जिन्होंने किताब लिखी थी द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इंडिया एक्वायर करने वाला है S-400 ट्रायम्फ को। आप SA-21 ग्रोलर की बात करोगे, जैसे टाइप करोगे वो 400 ट्रायम्फ खुल जाएगा। रशिया से खरीद रहा है एयर डिफेंस सिस्टम को, मिसाइल है एक्चुअल में ये, आपको बता दूं कि एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना चाहता है इंडिया अपने, इसीलिए रशिया से खरीद रहा है S-400 ट्रायम्फ। इंडिया गिफ्ट कर रहा है लगभग 100 करोड़ का फास्ट पेट्रोल वेसल, PS ज़ोरोएस्टर नाम है इसका। अब पेट्रोल का मतलब पेट्रोल भरने वाला तो है नहीं, वो पेट्रोलिंग वाला पेट्रोल है, वो जब विजिल करते हैं, वॉच करते हैं, वो वाला पेट्रोलिंग की बात हो रही है। तो एक शिप है, PS ज़ोरोएस्टर शिप है ये, और ये सेशल्स को सीशेल्स को नहीं, सेशल्स को गिफ्ट कर रहा है इंडिया फास्ट पेट्रोल वेसल PS ज़ोरोएस्टर। जब मैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ूं, तीसरा, जी बिल्कुल ये तीसरा ही है, आप एक साथ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो एक क्वेश्चन है, देयर आर 3 डिफरेंट क्वेश्चंस। 6th ऑफशोर पेट्रोल वेसल कमिशन्ड इन इंडियन कोस्ट गार्ड, ICGS वज्र। अच्छा, ICGS, अब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS वज्र, लार्सन एंड टूब्रो ने ICGS वज्र को अभी इंडक्ट कराया है। 6ठे ऑफशोर पेट्रोल वेसल को कमीशन किया गया इंडियन नेवी में। कंपनी ना पूछ लें कि किसने बनाया है, तो लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया है ICGS वज्र को। क्या है? पेट्रोलिंग वेसल है ये, ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल है, 6ठे नंबर का जो इंडक्ट किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटिंग हाईएस्ट टू स्मॉल सेविंग स्कीम वेस्ट बंगाल। हाईएस्ट, पहले वर्ड पढ़िए कि कौन सी स्टेट है, वेस्ट बंगाल है जिसने हाईएस्ट कंट्रीब्यूट किया है। किसमें? स्मॉल सेविंग स्कीम में कंट्रीब्यूट किया है। कितना कंट्रीब्यूशन है? लगभग 12 से 15% का कंट्रीब्यूशन वेस्ट बंगाल का है। किसमें? स्मॉल सेविंग स्कीम में। अगला क्वेश्चन, इंडिया का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2021 की बात हो रही है, ये याद रखिएगा, 142वां है। 180 देशों में 142वें नंबर का। इंडियन एक्सप्रेस आप खोलोगे, आपको ये पता चलेगा, तो वहां पर आपको लिखा हुआ ही ऐसा मिलेगा कि 142वें नंबर का देश जर्नलिस्ट के लिए इतना रिस्क है, उनके लिए डेंजरस कंट्री है 142वें नंबर की। तो ऐसे लिखा था, इंडिया का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 142वां है 180 देशों में से। कोई बहुत अच्छा रैंक नहीं है, आप जानते हैं। नंबर 1 रैंक इसमें नॉर्वे का है और इसे पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। जी नहीं, ये तो हम कह रहे हैं इंग्लिश में, इसका मतलब है RSF एक्चुअल में करता है। बोला यही जाता है कि अगर आप रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स जो है वो इसे पब्लिश करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को, और हम कह रहे हैं इसका जो मीनिंग है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बोलेंगे तो सही है, ऐसा कुछ गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इंडियाज रैंक ऑन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। अब इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में ऐसा नहीं कि हमने कोई बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी है कहीं पे, जैसे अगर लोग हैं इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वेब को, कह रहे हैं इंटरनेट की अवेलेबिलिटी कैसी है और इंटरनेट कितना अफोर्डेबल है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में रख के इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स बनाया। 49th नंबर पे इंडिया है इसके अंदर, और नंबर 1 रैंक जो है वो स्वीडन का है। वैसे बाद में USA आता है, लेकिन सेकंड नंबर वाला इज नॉट वैल्यूएबल फॉर अस। तो स्वीडन नंबर 1 पे, 49th नंबर इंडिया का है। किस रैंक में है? आपको बहुत खुश नहीं होना है, सिर्फ इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में है। और ये जो पब्लिश करता है, आप जब पढ़ोगे इसको, जब आप ढूंढने चालू करोगे तो वो आपको फेसबुक का इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 49th है ऐसा ही लिखा हुआ दिखाएगा।
तो इससे आपको भी याद हो जाएगा कि फेसबुक इसे पब्लिश करता है, फेसबुक और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, फेसबुक एंड इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है पब्लिश करता है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स को। क्वेश्चंस कितने सारे हैं, डिटेल कितनी ज्यादा है, बिल्कुल ध्यान से एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। बैंक टू बिकम अ को प्रमोटर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, को प्रमोटर ग्रुप जो बैंक बना रहा है, हम उसको प्रमोटर ग्रुप, जो इनिशियली उसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो हम उसको प्रमोटर ग्रुप बोल देते हैं। तो एक्चुअल में कुछ पार्ट खरीद के, कुछ स्टेक अक्वायर करके वो को प्रमोटर का पार्ट बन रहा होगा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक जो है वो को प्रमोटर बन रहा है। इन्वेस्टमेंट जो किया है, जो स्टेक अक्वायर किया है एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का, वो 12.99% है। तो याद रखिएगा कौन सा बैंक को प्रमोटर बन रहा है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का एक्सिस बैंक। मल्टीनेशनल बैंक टू एग्जिट कंज्यूमर बैंकिंग रिटेल बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। ये क्वेश्चन, ये न्यूज बहुत ज्यादा थी कि जो सिटी बैंक है वो जो इंडिया में रिटेल बैंकिंग से कंज्यूमर बैंकिंग से एग्जिट कर रहा है वो सिटी बैंक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की वर्चुअल मीटिंग हुई जिसको इंडिया ने होस्ट किया, इसीलिए और इंपॉर्टेंट बन जाएगा। मैं हर बार जब पढ़ाती हूं तो ब्रिक्स को ऐसे ही पढ़ाती हूं कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स है। हम कह रहे हैं कि जो ब्रिक्स के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीट हुई, इंडिया ने होस्ट किया, तो यहाँ पे हमारे फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। निर्मला सीतारमन है, ये तो वैसे हम पता ही है। 17th बिम्स्टेक मिनिस्टेरियल मीटिंग चेयर्ड बाय श्रीलंका। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वो बिम्स्टेक है। तो 17वें नंबर का बिम्स्टेक का मिनिस्टेरियल मीटिंग जो है उसको चेयर किया है श्रीलंका ने, मतलब हेड किया है श्रीलंका ने। और जो एजेंडा भी सेट किया गया था बिम्स्टेक की मिनिस्टेरियल मीट का, वो एजेंडा रखा गया था कि ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मास्टर प्लान फॉर बे ऑफ बंगाल रीजन। बे ऑफ बंगाल रीजन के लिए ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी का मास्टर प्लान वाज देयर एजेंडा। अटेंड किसने किया? हमारी तरफ से एस जयशंकर ने इसे अटेंड किया, क्योंकि एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस मीट को, मिनिस्टेरियल मीट को अटेंड किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब IRDAI की बात कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस वाली रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हम कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस वाली रेगुलेटरी बॉडी IRDAI, इसने एक्सटेंड किया है वैलिडिटी ऑफ सैंडबॉक्स रेगुलेशंस। 2 साल के लिए सैंडबॉक्स रेगुलेशंस का वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया है IRDAI ने। अब अगर आप जानना चाहो सैंडबॉक्स क्या है, तो पहले सैंडबॉक्स पढ़ लेते हैं। लोएस्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो सैंडबॉक्स है वो एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क लाइव टेस्टिंग एनवायरनमेंट वाला फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क कैसा फ्रेमवर्क है? लाइव टेस्टिंग एनवायरनमेंट वाला फ्रेमवर्क है। सेटअप बाय, वो फ्रेमवर्क जिसको सेटअप जो है, जिसकी सेटअप की बात की जा रही है, तो सेटअप बाय रेगुलेटर्स लाइक RBI और IRDAI फॉर फिनटेक स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स। तो फिनटेक स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के लिए लाइव टेस्टिंग एक प्लेटफॉर्म, लाइव टेस्टिंग फ्रेमवर्क जो है सेट कर दिया, हम कह रहे हैं। और कौन सेट कर रहा है? हम कह रहे हैं RBI और IRDAI जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रेगुलेटर्स हैं जो इस सैंडबॉक्स को सेट कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं जो सैंडबॉक्स है इसी की वैलिडिटी को, सैंडबॉक्स रेगुलेशंस की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए। कंप्लीशन ऑफ एग्जिस्टिंग सैंडबॉक्स प्रपोजल्स एंड न्यू सैंडबॉक्स प्रपोजल्स अलाउड। तो यहाँ पे आप इसको भी पढ़ लीजिएगा इस बात को कि क्या कह रहा है, कंप्लीट करने की बात कर रहा है, एग्जिस्टिंग सैंडबॉक्स प्रपोजल्स को कंप्लीट करने की बात कर रहा है, और कह रहा है जो नए सैंडबॉक्स के प्रपोजल्स हैं उनको भी वेलकम कर रहा है, उनको भी अलाउ कर रहा है। ये पॉइंट हमारा। तो सैंडबॉक्स क्या है वो ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब आप, मैं हरदीप सिंह पुरी बोल दूं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन पे ले जाना, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हरदीप सिंह पुरी ही हैं। तो हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज किसके
महुआ के, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। तो मैं ये कह रही हूँ ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज, ये लॉन्च किया है इस मिनिस्ट्री ने। जब नीचे आते हैं तो नीचे एक क्वेश्चन देखिए और पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि मिशन फॉर स्प्रेडिंग न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, मिशन आहार क्रांति मिशन है ये। तो ये आहार क्रांति जो मिशन है ये क्या कर रहा है, स्प्रेड करेगा न्यूट्रिशनल अवेयरनेस। तो न्यूट्रिशन के लिए कुछ बांट नहीं रहे, कह रहे हैं सिर्फ अवेयरनेस ही फैला रहे हैं अभी तक। तो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनको आप अभी आजकल बहुत ज्यादा बोलते हुए देख रहे हैं। वैसे आपने इनको बहुत ज्यादा सुना नहीं होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि ये मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। यहाँ पे मैं रैप अप कर दूंगी। आपको समझ में आया होगा आप लाइक कर देना, नहीं समझ में आया होगा वीडियो दोबारा देख लेना, इंग्लिश में भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।